बहुत गंभीर विषय था अग्रवाल जी का। उन्होंने बहुत सधी हुई बातें आपके सामने रखी। मैं छोटा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने लहजे में, अपने ढंग से थोड़ी देर आपसे उन विषयों पर गुफ्तगू करूँ जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। खुशनसीबी है कि एक ऐसे शख्स की मौजूदगी में माइक पर खड़ा हूँ जिनके भाषण सुन सुन करके हम जैसे न जाने कितने बच्चों ने सांप्रदायिकता से लड़ने की हिम्मत सीखी है। मुझे याद है कि बहुत तकरीबन 10 साल 12 साल पहले मेरे प्रतापगढ़ के कार्यक्रम में आप गए थे। मेरे पिताजी मेरी उंगली पकड़ करके ले गए थे और उन्होंने कहा था कि चलो तुम्हें लालू यादव जी को सुनवा के लाता हूं। आज इस मंच पर खड़ा होकर के मैं इस आशा और इस उम्मीद के साथ आपसे बात करने चल रहा हूं कि आने वाले 25-30 साल बाद जब मेरा बेटा आज की उम्र में होगा तो मैं उसकी उंगली पकड़ के किसी कार्यक्रम में ले जाऊंगा और कहूंगा कि चलो तुम्हें लालू जी को सुनवा के लाता हूं। बधाई इस कार्यक्रम के लिए। जिस चीज की सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त देश को, उस पहल के लिए राष्ट्रीय जनता दल को और तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को बहुत बधाई कि उन्होंने ये शुरुआत करी है। मैं शायर हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि शायरी की भाषा में आपसे इन तमाम गूढ़ विषयों पर बहुत सलीके से गुफ्तगू करता हुआ आगे बढ़ूं। मैं 4-4 पंक्तियां आपको सुनाऊंगा, आपको लगेगा कि मैं उसी विषय के दायरे में रहकर बात कर रहा हूँ। मीडिया के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। इस दौर में जब इनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं तब इनकी यहाँ मौजूदगी और इस मौजूदगी के बाद शाम को जो खबरें निकल के आएंगी वो दोनों तय करेंगी कि मीडिया किस तरह से चीज़ों को बेहतर तरीके से दिखा रहा है। हालांकि देश में स्थिति ये है कि मीडिया दिखता तो दिए के साथ है लेकिन होता हवा के साथ है। तो जरूरत है कि सब अपनी जिम्मेदारी समझें क्योंकि देश बुरे दौर से गुजर रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हैं। देश बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उससे आप समझ जाएंगे कि मैं उस विषय के इर्द गिर्द हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और बिहार में खड़ा हूं थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा होकर के। जो मंजर आज इस स्टेज पे मुझे दिखाई पड़ रहा है, परिवार बैठा हुआ है, राजद परिवार बैठा हुआ है। तेजस्वी जी बैठे हैं, तेज प्रताप जी, लालू जी बैठे हुए हैं। काश उत्तर प्रदेश भी ऐसे दृश्य संभाल पाया होता तो 2017 का परिणाम कुछ और होता। ये मेरा अपना एक दर्द है, शायद उसे साझा करने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। कि दर्द एक जैसे हैं, गम भी एक जैसे हैं, दर्द एक जैसे हैं, गम भी एक जैसे हैं, मेरे आपके दामन नम भी एक जैसे हैं, मेरे आपके दामन नम भी एक जैसे हैं। आओ एकजुट होकर ये फजा बदलते हैं, आओ एकजुट होकर ये फजा बदलते हैं, हक इस लड़ाई में हम भी एक जैसे हैं, हक इस लड़ाई में हम भी एक जैसे हैं। एक ऐसा दौर है जब एक झूठ तब तक बोला जा रहा है जब तक उसे सच नहीं मान लिया जा रहा है। एक ऐसा दौर है जब लाइव डिबेट में शहीद परमजीत की विधवा से इस देश की राष्ट्रीय पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रवक्ता
लाइव डिबेट में झूठ बोल करके ये कहता है कि आपके पति की शहादत का बदला ले लिया गया, 7 सैनिक मार दिए गए, दूसरे दिन मीडिया खबरें भी चला देता है और दूसरे ही दिन मीडिया खंडन भी कर देता है। ऐसे दौर से गुजर रहे हैं हम सारे लोग। ऐसे वक्त में एक शख्स की कमी संसद में बहुत खलती है। ऐसा लगता है कि काश संसद में कोई एक शख्स होता जो जवाब दे सकता। पूरा विपक्ष चुप्पी साधे हुए है, खामोशी ओढ़े हुए है। तो इस सामाजिक समानता की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं संसद में जो कमजोर हुई है उसके लिए एक शख्स की कमी खलती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर पंक्तियां सच्ची लगे तो थोड़ी देर जो गंभीरता आप ओढ़ के बैठे हैं मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उसे तोड़ें। तो मैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, मैं उत्पात बचाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा आप भी मेरे साथ शामिल होंगे तो इस सत्र को अच्छा बनाया जा सकेगा। मैं पढ़ता हूं साथ कि जाने क्या थे, शोला थे, चिंगारी थे। मैं नाम नहीं लूंगा, आप मेरा इशारा समझ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। कि जाने क्या थे, शोला थे, चिंगारी थे, दहशत बनकर हर दुश्मन पर तारी थे, दहशत बनकर हर दुश्मन पर तारी थे। संसद वाले पिछले मंजर याद करो, पढ़ता हूं मैं कि संसद वाले पिछले मंजर याद करो, एक अकेले सब पर लालू भारी थे, एक अकेले सब पर लालू भारी थे। जाने क्या थे, शोला थे, चिंगारी थे, दहशत बनकर हर दुश्मन पर तारी थे। संसद वाले पिछले मंजर याद करो, एक अकेले सब पर लालू भारी थे, एक अकेले सब पर लालू भारी थे। के सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। शायद ये एक शायर की जुबान नहीं है, एक शायर की भाषा नहीं है, लेकिन कड़वाहटें इतनी घुली हैं, हालत ऐसी है हम लोगों के सामने कि हमें बोलना पड़ रहा है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और वो सच आपके सामने रखता हूं जो कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। पहले अखबारों के काम होते थे खबरों को बताना, आज काम हो गया है खबरों को छुपाना। मैं पढ़ता हूं, अगर सच लगे तो आपकी दुआएं मांगता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। मीडिया ये तो बताता है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, कि थानों में 84% से ज्यादा यादव भर दिए गए, लेकिन मीडिया कभी ये नहीं बताएगा कि शहीद होने वाले 84 जवानों में 41 जवान यादव थे। ये मीडिया कभी नहीं बताएगा। कहीं ना कहीं आप इस दो चीजों को, दो चरित्र को आपको समझने की जरूरत है। तब मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। भाइयों बहनों, लेटर नहीं लिखा जाना चाहिए, लव लेटर तो बिल्कुल नहीं लिखा जाना चाहिए। याद है ये जुमले आपको? मैं पढ़ता हूं, सर काट के ले जाए जा रहे हैं, माएं विधवा औरतें माएं रो रही हैं, लेकिन साहब प्रोटोकॉल सब तोड़ करके अगर जाते भी हैं तो शेख हसीना जी को रिसीव करने जाते हैं, लेकिन अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर बैठे हुए किसानों से मिलने के लिए ना तो समय है, ना ट्वीट करने के लिए उनके पास वक्त है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। थोड़ा सा गुस्सा सिमट आया है इन पंक्तियों में, लेकिन आप संभाल लेंगे, पहुंचा देंगे दिल्ली तक कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर
ना मर्दों का कब्जा है कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। अच्छा, दोनों माइक एक जगह कर दिया जाए। मैं तो चाह रहा हूं कि देश की तमाम पार्टियों को एक जगह कर दिया जाए ताकि चीजें बदल सकें, जिसकी कोशिश आदरणीय लालू जी कर रहे हैं। कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी दुश्वारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मायूस होने से काम नहीं चलेगा, सर झुका लेने से काम नहीं चलेगा। तो समझते हुए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो वक्त को नहीं समझते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त की नजाकत नहीं समझ सके, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त की नजाकत को समझते हुए चीजों को आगे बढ़ना है। हर तरफ से साम दाम दंड भेद, हर तरह की चीजें अपना करके दुश्मन पूरी धूर्तता के साथ आपके सामने खड़ा है। धीरे धीरे अब ये बात कह रहा है कि इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ अगर सच में कोई लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ सकता है, पूरे देश को एकजुट कर सकता है, तो वह एकमात्र उम्मीद की आखिरी किरण लालू जी हैं। और इस देश को समझना पड़ेगा। मैं शायर हूं, मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए यहां पर खड़ा हूं, क्योंकि हम शायरों की जिम्मेदारी है कि आईना दिखाएं वक्त को। मैं आईना हूं, दिखाऊं। लोग बैठे हैं, तमाम समाजों के लोग बैठे हैं। जरूरत आन पड़ी है कि एक जगह खड़े होइए, क्योंकि आप जब विकास और डेवलपमेंट करने की कोशिशें करेंगे तो वो आपके सामने कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता ला करके खड़ी कर देंगे। आप उससे भी उबरने की कोशिश जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये तो कभी हुआ ही नहीं था, ये कैसे हो रहा है। उससे भी आप लड़ लेंगे तो वह एक जो मशीन नई सी आई है साहब, ईवीएम, वो ईवीएम ना होकर के इवरी वोट फॉर मोदी हो गई है। ऐसे में आप उससे कैसे लड़ पाएंगे? इसलिए सबको एकजुट होकर के इस समय खड़े होने की जरूरत है। सारी ताकतें जो भी सेकुलर फोर्सेज हैं वो एक साथ खड़ी हों। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हालांकि जो ये बेहतरीन जीती है लड़ाई तुमने जो, लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के। यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ, यही वो सच है, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ। चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, चुनाव तुम नहीं। ऐसी स्थितियों में भी बिहार वालों, मैं बहुत कुछ सोच करके आपके बीच खड़ा होकर के आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं कि सियासी कुनबे की ऐसी सफाई करना है, सियासी कुनबे की। कल जो लालू जी का भाषण था मैं उसे सुन रहा था सोशल मीडिया के जरिए,
और मैं उसे महज एक मिसरे में अगर पिरो पाया हूं तो मुहर लगाइएगा कि सियासी कुनबे की ऐसी सफाई करना है कि अब के दिल्ली पर सबको चढ़ाई करना है कि अब के दिल्ली को। पूरा देश उत्तर प्रदेश से उम्मीदें बांधे था, लेकिन पिछले 5 साल में इस देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ सबसे बेहतर लड़ाई लड़ने का उदाहरण जिसने पेश किया वो आप लोग हैं। इसलिए मैं आपको सलाम करते हुए ये पंक्तियां पढ़ता हूं। ये पंक्तियां मैं आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि मैं हनुमान आप हैं, मैं जामुन बन के आपको आपका बल याद दिलाने की कोशिश करता हूं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि अब के दिल्ली पर सबको चढ़ाई करना है, निजात नफरत से इस मुल्क को दिलाने को, निजात नफरत से, निजात नफरत से इस मुल्क को दिलाने को। बिहार वालों तुम्हें रहनुमाई करना है, बिहार वालों तुम्हें रहनुमाई करना है, बिहार वालों तुम्हें। एक एक कार्यकर्ता प्रखंड से लेकर के अलग अलग स्टेटों से आए हुए सारे लोगों से मैं ये बात कहता हूं। आप ये मत समझिएगा कि आप एक व्यक्ति अकेला क्या कर लेगा। आप ये मत समझिएगा कि ठीक है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो लड़ ही रहा है, हमारी भूमिका क्या है, हम चुप रहेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, ये मुश्किल दौर है और एक एक शख्स को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ना है। मैं बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूं। एक जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ करके भाग रहे थे। जिस तरह इस वक्त नफरतों की आग मेरे मुल्क में लगी हुई है, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी, रो रही थी, घबरा रही थी। एकाएक पता नहीं उसमें कहां से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के एक जंगल के तालाब पर गई और अपनी चोंच में जो 2-3 बूंद पानी भर सकती थी वो पानी भर करके वापस दहकती हुई आग के ऊपर आई और उसने अपनी चोंच का 2 बूंद पानी उस दहकती हुई आग पर छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भरा और फिर लौट के आई, दहकती आग पर छोड़ दिया। फिर पलट के गई। ये करते करते ये सिलसिला जब बहुत देर चलता रहा तो वो थक गई, तो पड़ोस के जंगल की एक डाल पर बैठ के वो सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने उस गौरैया से कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को एक एक शख्स अपना जवाब बना ले। गौरैया ने कहा कि मुझे यह बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आज जरूरत इसकी आन पड़ी कि हम सारे लोग अपनी इस जिम्मेदारी को समझ लें, और आपने पिछले चुनाव में इस जिम्मेदारी को समझा था, उसका परिणाम पूरे देश ने देखा कि हेलीकॉप्टर से लगातार उड़ान भरने वाले लोग, इतने सारे हेलीकॉप्टरों से बिहार को पाट देने वाले लोग जब वापस लौट के गए हैं तो ऐसे मायूस होकर के लौट के गए हैं कि तब से देश ऐसे और मंजर देखने की उम्मीदों के साथ खड़ा है, लेकिन वो मंजर दोबारा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जैसे बिहार ने दिखाया था। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो प्रतीक गढ़े गए उस दौरान। उस समय ये 4 पंक्तियां हुई थी, पूरे देश में बहुत सुनी गई। तो आज लालू जी बैठे हैं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वो पंक्तियां फिर सुना दूं, फिर आपको कुछ नई कविताएं सुनाता हूं। मैंने 4 पंक्तियां उस दौरान कही जो प्रतीक गढ़े गए। वो 4 पंक्तियों में मैंने उन्हीं प्रतीकों से 4 पंक्तियां बनाई। आपके विधानसभा चुनाव का परिणाम और मेरी पंक्तियां कि दूध ने चाय को हरा डाला। लालू जी भी हंस रहे हैं इस पर। ये बहुत सुनी गई पूरे देश में विदेश में। मैंने इन पंक्तियों को बहुत पढ़ा, पूरे देश ने बहुत दुआएं दी। आज सच में उन लोगों के सामने पढ़ रहा हूं जिनकी वजह से ये पंक्तियां हुई थी। पढ़ता हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग, उधर बालकनी में जो लोग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आपकी थोड़ी सी तालियां वालियां बजती रहें, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप सबके लिए शिरकत है। मैं थोड़ा सा गंभीरता चाह रहा हूं कि थोड़ी देर आप तोड़े, क्योंकि इस विषय पे आपसे बात करेंगे। मैं
सांप्रदायिकता जैसे विषय पे आपसे इतने हास परिहास के साथ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि आरएसएस का एजेंडा ही यही है। आप याद करिए कि आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले, 10 साल पहले देश में सेकुलर शब्द का मजाक बनाना शुरू कर दिया गया था और उस मजाक का परिणाम पिछले 2-3 साल पहले उन्हें मिला। किस तरह से, किस स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश करता हूं और आप सबको जोड़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला, दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, यहां से वहां तक अंतिम व्यक्ति तक मेरी बात पहुंचे कि कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। और बहुत लालू जी का नाम और उस नाम से 4 पंक्तियां कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ा था, इधर उधर बस झूल रहे थे, झूला करके छोड़ा था। याद है आपको 10-11 बजे तक परिणाम कुछ और था, पटाखे फूटने शुरू हो गए थे साहब उनके कार्यालयों में, और 11 बजे के बाद स्थितियां ऐसी बदली कि पटाखे आधे दाम पर बेचने पड़े थे और था उसको खा गए थे। मतलब इतना ज्यादा वो लोग उत्साहित हो गए थे, ऐसा परिणाम हमारी आंखों के सामने आया था। और था उसको खा गए थे, मतलब इतना ज्यादा वो लोग उत्साहित हो गए थे, ऐसा परिणाम हमारी आंखों के सामने आया था। मैंने ये पंक्तियां कही और पंक्तियां आपको लगे कि हाँ इस यहाँ की परिस्थिति जन्नत थी, तो आपकी दुआएं मिले। पढ़ता हूं साहब कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ा था, इधर उधर बस झूल रहे थे, झूला करके छोड़ा था, इधर उधर बस झूल रहे थे, झूला करके छोड़ा था। पिछली दिवाली वो फोड़ ना पाए एक पटाखा तक, अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ा था, अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ा था, गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ा था। एक और चीज के लिए मैं मुबारकबाद दूंगा, मैं देश के कि सेकुलरिज्म जो लफ्ज है, इस देश में धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, अगर उसे सच में पिछले 25-30 साल में किसी ने अपनी जिंदगी का असल मकसद बना के रखा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो लालू जी है। इस बात पर लड़ाई लड़ी जा सकती है, इस बात पर बहस की जा सकती है। मैं जिस सूबे से आता हूं उस सूबे में भी सेकुलरिज्म के अलंबरदार लोग हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस दिलेरी के साथ लालू जी ने इस शब्द को निभाया है, वैसा पूरे देश में किसी ने नहीं निभाया। वक्त आने पर लोगों ने समझौते भी किए हैं, वक्त आने पर लोगों ने अपने आप को डाउन भी किया है, लेकिन लालू जी लड़ते रहे। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा अगर निशाने पर कोई रहा पूरे देश में तो वो लालू जी रहे। ये बात आपको भी समझने की जरूरत है। इस देश में मीडिया ने सबसे ज्यादा मजाक बनाने की कोशिश की, सबसे ज्यादा किसी का चरित्र हनन करने की कोशिश की, तो वो लालू जी रहे। ऐसे घोटालों से नाम जोड़ा गया जिसका कोई मतलब नहीं था। इस देश में लाखों करोड़ का घोटाला किए हुए लोग हैं जिनके नाम के साथ घोटाला लफ्ज नहीं इस्तेमाल करती इस देश की मीडिया, लेकिन लालू जी को लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई। और अब स्थिति यह है कि परिवार पर निशाने साधे जा रहे हैं। लेकिन बिहार वालों, इन चीजों से घबराने का नहीं है साहब, क्योंकि अगर दोनों तरफ सूरज तराजू में नहीं होता, तेरा साया मेरे साये के पहलू में नहीं होता, और तेरा साया मेरे साये के पहलू में नहीं होता, और सहारा हो ना हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक, हुनर मल्लाह में होता है चप्पू में नहीं होता। हुनर मल्लाह में होता है चप्पू में नहीं होता। और मैं रात तेजस्वी जी से बात करते हुए बात कह भी रहा था कि यकीनन देश के लिए थोड़ा सा निराशा का दौर है, यकीनन देश के लिए थोड़ा सा मुश्किल का दौर है, लेकिन यह दौर सबसे उपजाऊ भी है सेकुलर फोर्सेज को एक साथ करने का।
जब चीजें बदलती हैं तो लोग एकजुट आने की मुहिम में लगते हैं, और बिहार ने इसे बहुत आसानी से इंप्लीमेंट करके दिखाया। इसलिए भी बिहार वालों में आपसे उम्मीद में। और एक बात बहुत जिम्मेदारी से मैंने पिछले 30 साल की अपनी जिंदगी में जो कुछ समझा है, जाना है, सेकुलरिज्म बचाने की, सेकुलरिज्म आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम तमाम पुरुष वर्ग उठाते रहते हैं, लेकिन दोनों वर्गों के लोग बैठे हैं यहां पर। मैं एक बात आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सेकुलरिज्म को तब तक बहुत सलीके से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, सांप्रदायिकता के खिलाफ की जो लड़ाई है वो तब तक बहुत कारगर साबित नहीं हो सकती जब तक आपके परिवारों की औरतें एक दूसरे से आपस में मिलना जुलना नहीं शुरू करेंगी। आप इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। हम पुरुष लोग तो शाम में चाय की दुकान पर मिल लेते हैं, हम राजनीतिक चर्चाओं में मिल लेते हैं, लेकिन घरों में रह करके टीवी चैनलों के जरिए जो हमारे परिवार की औरतों के दिलो दिमाग में जहर भरा जा रहा है वो कहीं निकल नहीं पाता है। हमारे परिवार की औरतें ये मान लेती हैं कि हाँ ठीक है, वो म्लेच्छ हैं, वो ऐसे हैं, और सामने वाले तो हिंदू हैं, तो कट्टर हैं, तो ऐसे हैं। इन चीजों को अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो कोशिश करके, यहाँ जितने कार्यकर्ता और तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये आपस में अपने परिवारों की औरतों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू करें, तब जाकर के चीजें शायद बेहतर हो सकेंगी। क्योंकि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये हम समझ जाएंगे जिस दिन, उस दिन इनसे लड़ाई थोड़ी सी आसान हो जाएगी। मैं एक कविता आपको सुनाता हूं, एक नई सी नज्म आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। जी 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 जी। एक्चुअली ये बिहार के लोग 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें लग रहा है कि बंदा आज फंस गया है तो सारा कुछ सुन लिया जाए। हालांकि मैं एक गंभीर विषय पे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ, और बिहार से मेरा खूब साबिका पड़ता रहता है। उधर ढाका से लेकर के पिछले दिनों अररिया के कार्यक्रम में रहा, बहादुरगंज के साथी यहाँ बैठे होंगे उनके कार्यक्रमों में रहा, सिवान रहा, इस तरह से मेरा ख्याल है लखमीनिया रहा, खूब सारे कार्यक्रमों में मेरा आना जाना होता है, और यहाँ तमाम ऐसे साथी मौजूद हैं। समस्तीपुर रहा तो आप सबका बड़ा प्यार मिलता रहा। मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल ताज़ा सी, बिल्कुल नई सी, जो पिछले दिनों मैंने कही, वो आपकी अदालत में रखता हूँ। उसके पहले भूमिका के तौर पे सिर्फ 4 पंक्तियां कि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की, और मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। कभी आपने सोचा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री तमाम प्रोटोकॉल छोड़ करके शेख हसीना को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है? कभी आपने सोचा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी पूर्व सूचना के कब पाकिस्तान में लैंड कर जाता है? आखिर क्यों? इसके पीछे का सच क्या है? इसके पीछे का सच ये है, पिछले दिनों उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए कर्ज दिए बांग्लादेश को। क्यों दिए? क्योंकि अडानी का प्रोजेक्ट लगना है, वहां पर पावर प्रोजेक्ट लग रहा है। वो पाकिस्तान यूं ही नहीं चले जाते, क्योंकि अडानी का और अंबानी का पावर प्रोजेक्ट लग रहा है। गलतफहमी के शिकार हैं कि अब की बार किसानों की सरकार, अगर किसानों की सरकार होती साहब, तो आपके घर से कुछ किलोमीटर दूर इस देश का अन्नदाता पेशाब पीने के लिए मजबूर न हुआ होता। और मुझे अफसोस है कि बिहार में तो इस मुद्दे पर आवाज उठ रही है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए विपक्ष के लोग इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। यह बहुत सोचने का विषय है। जो मुद्दे बनाने के मुद्दे थे, उन पर भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं कि जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को, जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को, जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को, जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को,
जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को। पिछले 1.5 साल में किसानों की बड़ी बड़ी बातें करने वालों के शासन काल में 3539 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है, महज कुछ लाख रुपए का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि सत्ता पर काबिज किसान के सपनों के हत्यारे लोग, सत्ता पर काबिज किसान के सपनों के हत्यारे लोग, और खुदकुशी करने को मजबूर हैं कितने सारे लोग, और खुदकुशी करने को मजबूर हैं कितने सारे लोग। मोदी जी तो दान दे रहे बांग्लादेश भूटान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को। जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को। मैं आज और सहर्ष इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चला आया क्योंकि मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। मैं बहुत निराश सा रहा पिछले तकरीबन 5-6 महीने में। मुझे याद है लालू जी कि मैं बहुत छोटा सा था, गांव में गिल्ली डंडा खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जब हम निकला करते थे, मेरा एक दोस्त था श्रीकांत, उसके साथ बगिया में छुप करके, पिताजी से छुपा करके खेलने के लिए निकल जाया करते थे। और जब देर हो जाती थी तो पिताजी तलाशते थे अपनी मोटरसाइकिल लेकर, और जिस बगिया में पकड़ लेते थे वहीं पिटाई का सिलसिला शुरू होता था। और जितने थप्पड़ मेरे हिस्से आते थे उतने ही थप्पड़ श्रीकांत के भी हिस्से आते थे, या कभी उसके पिताजी पकड़ते थे तो जितने उसके हिस्से में थप्पड़ आते थे उतने मेरे भी। लेकिन आज स्थितियां किस तरह बदली हैं कि अगर मेरे पिताजी श्रीकांत को एक थप्पड़ मार दें तो कब वो थप्पड़ हिंदू मुसलमान के सांचे में ढल जाएगा कोई सोच नहीं सकता। ये नुकसान हुआ है। अक्सर मीडिया के लोग कहते हैं कि इमरान साहब आप एक विशेष विचारधारा के खिलाफ क्यों लगातार बात करते हैं। शायद इसीलिए मेरा नुकसान हुआ है, मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। और ये है मेरा व्यक्तिगत नुकसान कि आज हम जब 2 दोस्त साथ बैठते हैं तो थोड़ी देर में हमें खुद एहसास होने लगता है कि यार तुम तो हिंदू हो और हम मुसलमान हैं। कहीं ना कहीं इस एहसास को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि राष्ट्रवाद की इस अफीम का कैसा गोरख धंधा है, राष्ट्रवाद की इस अफीम का कैसा गोरख धंधा है, राष्ट्रवाद की इस अफीम का कैसा गोरख धंधा है। जी करता है चीख के कह दूं देश का मुखिया अंधा है, जी करता है चीख के कह दूं देश का मुखिया अंधा है। 2 खेमे में बांटता है शमशान को कब्रिस्तान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को। जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को। आखिरी पंक्तियां इस कविता की, इस नज्म की आपको सुनाता हूं के नफरत सर चढ़ कर बोले है गांव गांव में दंगे हैं। किसी ने कहा कि मंजिल सभी की एक है, राहें अलग अलग, वो एक है पर अपनी निगाहें अलग अलग। मंदिर में है भगवान तो मस्जिद में खुदा है, किसने कहा हिंदू से मुसलमान जुदा है। जो ये बात कहने वाले लोग हैं वो कितनी सफाई से, मेरे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जिनके साथ में बैठता हूं तो वो एक बात कहते हैं कि ये जो फासिस्ट ताकतें हैं ये दशानन हैं, इनके पास 10 सर है। एक सर है जो सांप्रदायिकता के मुद्दे को हवा देता है, एक सर है, एक चेहरा है जो चौराहों पर उत्पात मचाते हैं, एक चेहरा है जो बौद्धिक बन करके इसे डिफेंस करता है, और एक चेहरा है जो राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करेगा, सैनिकों के शहादत पे बड़ी बड़ी बातें करेगा और फिर आपको उसी तरफ लेके चला जाएगा। इसलिए मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं साहब के नफरत सर चढ़ कर बोले है गांव गांव में दंगे हैं,
नफरत सर चढ़ कर बोले हैं, गांव गांव में दंगे हैं। राजपथों पर इस भारत के भाग्य विधाता नंगे हैं। राजपथों पर इस भारत के भाग्य विधाता नंगे हैं। शर्म नहीं आती संसद में बैठे हुए प्रधान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को। कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। और एक शायर के दिल से निकली हुई पंक्ति है, और लालू जी ने हमेशा इस मंचों से इस बात पे मुहर भी लगाई है। मैं पढ़ता हूं साहब कि देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा असरदार था वो पिछला सरदार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। मैं तो अक्सर सोचता हूं कि आप सबको ये नसीहत है मेरी, अगर किसी भी ढाबे पर कोई बच्चा जो है वो चाय वाय बेचता मिल जाए तो उसे तुरंत पकड़िए, स्कूल ले जाइए, ताकि वो आने वाले वक्त में देश का भविष्य न खराब कर सके। मैं पढ़ता हूं पंक्तियां साहब कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। गिरफ्तार हुए, देश की मीडिया को ऐसा लगा जैसे तोहफा मिल गया, मोदी जी का एक और कारनामा, विजय माल्या लंदन में फरार। फिर बताना पड़ा 3 घंटे बाद जमानत हो गई। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, किस तरह से मतलब चेहरे बदलने पड़ते हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर लगी है। यहाँ बहुत सारी तस्वीरें हैं, बड़े बड़े नायकों की तस्वीरें, लेकिन खास तौर से जो राजद का युवा नेतृत्व है, मैं उसको मुबारकबाद दूंगा कि मेरी आंखों के सामने जो रोहित वेमुला की तस्वीर लगी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेशा है। और तेजस्वी भाई, तेज प्रताप भाई, आपको इस बात के लिए मुबारकबाद। और लालू जी, आप यकीन करें, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक युवा होने के नाते ये बात कह रहा हूं, आप खुशनसीब हैं कि आपकी विरासत बहुत मजबूत कंधों पर और बहुत समझदार कंधों पर। और मैं तो चाहता हूं कि आप की जो सामर्थ्य है आप उसके साथ देश के सामने आए हैं। लेकिन मेरी एक मांग भी है कि युवा शायर होने के नाते मैं आपसे एक मांग करता हूं कि तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी के हाथ खोलिए, पूरा देश उनका इंतजार कर रहा है, उन्हें देश के सामने लाया जाए। मैं एक युवा होने के नाते ये मांग कर रहा हूं, और उनके आपकी सरपरस्ती में, माँ बाप की सरपरस्ती में जो उनके अंदर मैंने संस्कार पाए हैं, और इसलिए भी मैं परिवार वाले लोगों की इज्जत करता हूं। जो पारिवारिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने अंदर संवेदनशीलता रखते हैं, वो अपने अंदर एहसास रखते हैं, जज्बात रखते हैं। लेकिन जिनके न परिवार है, ना आगे नाक न पीछे पगहा, वो क्या जाने साहब। मेरे अवध की बहुत महत्वपूर्ण कहावत है ये, उन्हें कुछ पता नहीं। और जिस तरह से रोमियो स्क्वाड बना दो, ऐसा कर दो, खाने पे पाबंदी लगा दो,
न दिल्ली वाला परिवार बसाना, न उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाले परिवार। हम लोगों को तो बड़ा डर लगता है कि आने वाले वक्त में हम लोग कुंवारे ही तो नहीं निपट जाएंगे। ये स्थितियां हो गई, इसलिए भी हमारी चिंता बढ़ी है। मैं पढ़ता हूं साहब कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं अजब दोगलापन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। इसी बीच स्टेज पर चाय आई है, और चाय वालों के बारे में कुछ भी बोलते हुए डर लगता है, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा भी नहीं रहता। इसलिए चाय का आना भी एक शुभ संकेत ही है। और अच्छा ये बिहार है साहब, ये जिनमें क्षमताएं हैं प्रधानमंत्री बनने की उनसे भी चाय पिलवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बिहार ही करवा सकता है साहब। बिहार के इस सामर्थ्य को सलाम। और बिहार बड़ा अनूठा शहर है। वो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का और बिहार का एक आदमी साथ में सफर कर रहे थे, 3 दोस्त आपस में बातचीत चली, तो तीनों ने मस्ती और मतलब शेखी बघारना होता है ना, तो महाराष्ट्र वाले ने कहा हम जिंदगी जीते हैं बॉलीवुड स्टाइल में, जिंदगी ऐश करते हैं, जिंदगी जीते हैं। उत्तर प्रदेश वालों ने कहा नहीं हम जिंदगी जीते हैं। बिहार वाले ने कहा तुम लोग क्या खाक जीते हो, जीते तो हम लोग हैं, ये बस साबित करो। साबित करने की बात आई तो महाराष्ट्र वाले ने 500 का नोट निकाला, उसको मोड़ करके सिगरेट बनाया और जला के पीने लगा और कहा देखो हम लम्हा भर में 500 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। पलट के उत्तर प्रदेश वाले की तरफ देखा दोनों ने, आप बताओ कैसे जिंदगी जीते हो। उसने 2000 की नोट निकाली और उसको मोड़ के जला के सिगरेट बनाया और पीने लगा। कहा देखो हम लम्हा भर में 2000 की सिगरेट पी लेते हैं। दोनों पलट के बिहार वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 2000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती, अब क्या करो। लेकिन ये बिहार है साहब, सलाम है इस बिहार को। उसने 1 मिनट सोचा और सोचने के बाद फिर अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाला, उस पर भरा 5 लाख, उसको मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा। ये हुनर आता है बिहार को। मैं इसलिए भी बिहार को सलाम करता और इसलिए भी मैं बिहार की क्षमताओं को लेकर के बहुत आशान्वित हूं कि यह काम बिहार ही कर सकता है। दिल्ली में बहुत सारे साथी मिलते हैं बिहार के और कमाल है। मतलब मैं पिछले दिनों दिल्ली से इलाहाबाद आ रहा था, मेरे साथ बिहार का एक लड़का भी सफर कर रहा था। ऊपर की बर्थ पर हम लोग बैठे थे। अलीगढ़ में 2 खूबसूरत सी युवतियां जो हैं वो चढ़ी ट्रेन में, आपस में बातचीत शुरू हो गई पति को लेकर के। तो उसने कहा कब शादी वादी कर रही हैं आप, विवाह कब कर रही हैं? तो उसने कहा तलाश रही हूँ। उसने कहा कैसा पति चाहिए? तो उसने कहा करोड़पति। तो पहली वाली समझदार थी, मॉडर्न जमाने की, तो उसने कहा अगर करोड़पति नहीं मिले तो उसने कहा कोई बात नहीं, 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। तो पहली वाली ने कहा अगर 50 के 2। बिहार की क्षमताओं को सलाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि बिहार अपनी इस क्षमता के साथ देश के सामने आए। मैंने थोड़ा सा आपको हास परिहास के मूड में इसलिए लाया क्योंकि बड़े गंभीर विषय पर बातचीत करते हुए आप थोड़े से सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का हुनर हम सबके अंदर आ सके। मैं इसलिए भी आप सारे लोगों को सलाम करता हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। के डीजल और पेट्रोल फिर से महंगा, खबर आई कि चीजें दिनों दिन महंगी होती जा रही हैं। तो मुझे लगा कि एमसीडी इलेक्शन में जो खर्च हुआ है उसको वसूलेंगे कहां से साहब। उत्तर प्रदेश चुनाव में जो खर्च हुआ है उसे कहां से वसूला जाएगा? ऐसे ही तो वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में जो खर्च हुआ है उसे कहां से वसूला जाएगा? ऐसे ही तो वसूला जाएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन
तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। सुकमा से लेकर के कुपवाड़ा तक जो शहीद हैं, उन शहीदों की माओं से कभी मिलने की कोशिश करिए और उन माओं के एहसास को समझने की कोशिश करिए। कैप्टन आयुष यादव कानपुर, उस मां के रोते हुए चेहरे को देखा है करीब से मैंने। जवान शेर मोहम्मद के मां के रोते हुए चेहरे और दुआ के लिए उठे हुए हाथ को देखा है मैंने। लेकिन मुझे अफसोस है कि विपक्ष में रहते हुए ईंट से ईंट बजा देने की बातें करने वाले हमारे देश के महोदय निंदानाथ बन के रह गए, निंदा कर रहे हैं और देश को लगातार शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, शायद उन माओं का दर्द है इन पंक्तियों में, और अगर सिमट आया हो उन माओं के एहसासों का दर्द और सच्चा हो तो मुझे दुआ दीजिएगा कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। हम रोहित वेमुला का मातम बनाते रहे, हमें तोहफे में नजीब दे दिया गया। हम नजीब के नाम का रोना रोते रहे कि हमें तोहफे में जामताड़ा में मिनहाज अंसारी दे दिया गया। हम मिनहाज के नाम पे रोते रहे कि हमें कतारों में लगा करके 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया गया। हम उसके लिए भी रोते रहे कि हमें सुकमा और कुपवाड़ा और कश्मीर में तमाम मौतों का तोहफा दिया गया। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, क्यों उनके एहसास नहीं जाग रहे हैं? शायद इसलिए, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। हमारी आंखों ने ऐसे भी दृश्य देखे साहब कि एक सूट है जिसकी जब बोली लगने पे आई तो 4 करोड़ से ज्यादा में लगी, लेकिन हमारी आंखों ने बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देखा कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रहीं। कैसा राष्ट्रवाद, कैसी देशभक्ति। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं और मुझे किसी भी सियासी दल से कोई गुफ्तगू नहीं करना, मुझे उससे बात करनी है जिस शख्स ने 4 करोड़ से ज्यादा में उस उतरे हुए सूट की बोली लगा करके उसे खरीदा था। शायद ये लालू जी की शैली है, शायद ये लालू जी की भाषा है। अगर लगे कि हाँ वही भाषा है तो उसी अंदाज में आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, मेरा गुस्सा सिमट आया हो तो बताइएगा मुझे। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। पहली बार जब लालू जी को कभी सुना था तो वो वाला भाषण मेरी आंखों में है जो आजकल वायरल भी है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, जब आप एक निरंकुश घोड़े का रथ पकड़ने के लिए तैयार खड़े नजर आए थे। और देखिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। दिलीप मंडल सर से बहुत मेरी इस विषय पे बात हो रही थी कि कोई अमृत पी करके नहीं आया है,
ये जो लगातार जीत का सिलसिला और लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है, ये अमृत पी करके नहीं आए हैं। कमियां इनमें बहुत हैं, बस हम एकजुट होकर के उन कमियों को हिंदुस्तान के सामने रख तो पाएं। और कहीं ना कहीं ऊपर एक ताकत भी बैठी। हम सारे लोग ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम खुदा को, ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। हमें ये पता है कि कोई एक ऊपर भी अदालत है जो इनकी हिटलर शाही को कहीं ना कहीं तो रोकेगी, और जरूर रोकेगी, और रोका है। ऊपर वाले ने ऐसा करके दिखाया है, और जब ऊपर वाला करके दिखाता है साहब, तो कब लोग दर्शक मंडल से, मार्गदर्शक मंडल से होते हुए कहां पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप वहां तक पहुंच जाएं, उस एहसास तक तो मुझे बताइएगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, सुन के बताना बिहार वालों। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। मैं इस देश का एक आम सा इंसान हूं, इमरान नाम है मेरा। चीजें बदली हैं और उन चीजों को आपसे साझा करने के लिए इसलिए भी खड़ा हूं कि चीजें बहुत बदल गई हैं। मैं चेहरे से मुसलमान नहीं लगता हूं, मैं ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में सफर करता हूं, और जब मेरे मोबाइल पर फोन आता है और जब मैं जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहता हूं, तो मेरे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि हालात बदले हैं, बहुत बदले हैं। और हमें उस हालात से आंख चुराने की नहीं बल्कि आंख मिलाने की जरूरत है। हमें बात करनी पड़ेगी। मैं एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेकर के खड़ा रहता हूं, तो सिक्योरिटी चेक वाला जब मेरा नाम पढ़ता है तो उसकी उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बदले हैं। और अब इस बदले हुए हालात को समझने की जरूरत और उससे लड़ाई लड़ने की जरूरत। सामाजिक न्याय के जो लोग, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। उनका अपना दर्द है, वो बिल्कुल आपका दर्द साझा हुआ, आपने उसे हम सबसे बांटा, मैं भी उसी दर्द को बांट रहा हूं। ये बात समझने की भी जरूरत है। और खास तौर से मैं जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, ये वही बिहार है जो हैदराबाद से आए हुए एक साहब को जमानतें जब्त करके वापस भेजता है। ये वही बिहार है। मेरा उत्तर प्रदेश भी यही काम करता है। और खास तौर से माइनॉरिटी के लोगों को मैं इसलिए सलाम करता हूं कि 47 से आज तक कभी किसी मुसलमान को उन्होंने अपना नेता नहीं माना। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को अपना नेता माना शुरुआत में, फिर इंदिरा जी को अपना नेता माना, फिर बीपी सिंह साहब को अपना नेता माना, फिर लालू जी को अपना नेता माना, मुलायम सिंह जी को अपना नेता माना, अखिलेश जी को अपना नेता माना, मायावती जी को अपना नेता माना। आज जरूरत इस बात की आन पड़ी है कि वो जो पुराने दिन थे, जो सेकुलरिज्म की वो वाली लड़ाई थी, उसको हम लोगों को भी समझ करके लड़नी पड़ेगी। मैं अपनी कम्युनिटी के भी लोगों से ये बात कह रहा हूं कि आरएसएस ने जो राजनीतिकरण किया है सांप्रदायिकता का, उसे और बेहतर तरीके से समझिए। वो आपको सियासी अछूत बना देना चाहते हैं। आप इस बात को समझिए, अगर नहीं समझे तो मुश्किल होगी। आरएसएस कहता है कि 85% हिंदू एक तरफ हो जाओ, उधर एक भाई साहब है वो कहते हैं कि गयूर मुसलमानों एकजुट हो जाओ। अब मैं इस मंच पे खड़ा होकर पूछ रहा हूं कि वो हिंदू, वो मुसलमान जो मिलजुल करके रहना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस कहां है? हम किसी पाले में नहीं जाना चाहते। हम इस देश में सेकुलरिज्म का जो ताना बाना है, हम तो चाहते हैं कि ईद में हमारे घर तेजस्वी सेवैयां खाने आए और होली के रंगों में हम तेजस्वी को रंग लगाते हुए नजर आए। हम तो ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं और ऐसा ही हिंदुस्तान, और समय समय पे साबित भी करते रहे। मुझे याद आता है कि नफरतों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, मीडिया के तमाम साथी, मैं चाहता हूं यह सच भी दुनिया के सामने जाए कि सांप्रदायिकता को जब जब जरूरत पड़ी है, सबने उसका चेहरा काला करने की ही कोशिश करी। आपको याद होगा मुंबई अटैक के बाद
मुंबई अटैक के बाद मुंबई का पूरा मुसलमान इकट्ठा होकर के हुकूमत के पास लिखित तौर पे देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। मैं तो उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूं कि जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो, पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूं, मैं उस हिंदुस्तान का हामी। हिंदुस्तान किसी तोगड़िया की तकरीर से नहीं बनता है, हिंदुस्तान किसी बुखारी साहब के फतवों से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उससे बनता है साहब कि जब लालू जी के बगल में अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठ करके आप लोगों से एकजुट होने की बात करते हैं। हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का हामी हूं और वही हिंदुस्तान, वही मंजर इस देश को बचा भी सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये बातें कहता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। मैं चाहता हूं, तमाम सारे लोगों से कहता हूं कि सिर्फ वक्त मत लगाइए नफरतों से लड़ने के लिए, सिर्फ वक्त मत लगाइए, खुद को भी लगाइए, धन लगाइए, बल लगाइए, ताकत लगाइए, हिकमत लगाइए, क्योंकि वो सारी ताकतें लगा रहे हैं, वो साम दाम दंड भेद के साथ आपके साथ खड़े। इसलिए आपको भी जरूरत पड़ेगी। और जो धनाढ्य लोग हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि नफरत वाली ताकतों से लड़ने के लिए चौराहे चौराहे सांस्कृतिक आयोजन करिए। इनसे सांस्कृतिक तौर पर लड़ना पड़ेगा, इनसे साहित्यिक तौर पर लड़ना पड़ेगा, बौद्धिक तौर पर लड़ना पड़ेगा। वरना ये दौलत, ये पैसा बहुत कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। सीता जब जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन वही सीता जब सोने की लंका में बिठा दी गई तो उन्हें राम चाहिए थे। पैसा बहुत कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। तो बिहार वालों, मैं आपको पुकारता हूं कि इस तरह का एक फोरम खड़ा होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 7-1 मिनट मेरे पास बचे हैं। मैं अंतिम कविता आपको सुनाना चाह रहा हूं। नहीं, अंतिम कहना आदत होती है हम कवियों की, तो हमें भी पता है कि ये और सुनाना है, ऐसा करना पड़ता। उत्तर प्रदेश वाले इतने समझदार तो हैं। मेरे उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर की, बस का टिकट काटने वाले की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोला कि बहन जी जरा और सरकिए, 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये तो आदत है, हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। और आप भी मतलब बहुत संजीदा ना हो जाए, बहुत आवरण ना ओढ़ लें। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे इसी मंथर गति से आगे बढ़ता हूँ। एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। देश के तमाम बड़े टीवी चैनलों पे बैठ करके तमाम बड़े बड़े विवेकानंद साहब की शक्ल जैसे प्रवक्ता जो हैं, वो चैनलों पे बैठ के कहते हैं कि नहीं, नोटबंदी से इस देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ी दमदारी के साथ ये बात चैनलों पे चिल्ला चिल्ला के रखते हैं, लेकिन वो प्रवक्ता ये नहीं बताते कि नोटबंदी से फायदा क्या हुआ देश को। कमर टूट जाएगी नक्सलवाद की, आतंकवादियों की, ऐसा हो जाएगा, पत्थरबाज खत्म हो जाएंगे। कुछ तो नहीं बदला साहब। सरकारी आंकड़े हैं कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है नोटबंदी के बाद से अब तक। मैं कविता आपको सुनाता हूं, एक ऐसा विषय जो मुद्दा बन सकता था, एक ऐसा विषय जो आम आदमी की जिंदगियों से जुड़ा हुआ विषय था, लेकिन ये राष्ट्रवाद और देशभक्ति की चाशनी में लपेट करके उन्होंने देश के सामने ऐसी बात रखी कि देश जो है लाठियां खा करके भी, कतारों में लग करके भी, मौतों का तोहफा लेकर के भी देश उस मुद्दे पर चुप रह गया। शायद कमी विपक्ष की थी,
और मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि विपक्ष इस देश की संसद में कम, संस्थानों में ज्यादा बचा है। इसीलिए उन्हें संस्थानों से चिढ़ है, इसीलिए उन्हें जेएनयू से चिढ़ है, इसीलिए उन्हें जामिया से चिढ़ है, इसीलिए अलीगढ़ से, इसीलिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी से उन्हें चिढ़ है, क्योंकि वो डरते हैं संस्थानों से, वो डरते हैं इन नई आवाजों से जो गैर राजनीतिक तौर पर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। ऐसे में मैं कविता आपको सुनाता हूं साहब। कहा गया कि बड़े बड़े जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं वो कतारों में खड़े हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं कविता सुनाता हूं कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। रात के 8 बजे टीवी चैनल की स्क्रीन जो है वो काली हुई, ऐसा लगा जैसे आपातकाल लागू होने जा रहा है। उससे पहले थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष के साथ मीटिंग की। देश को डर लगा कि कहीं ये हमला तो नहीं करने जा रहा, और उसके बाद हमला हुआ, लेकिन किसी पड़ोसी मुल्क पर नहीं बल्कि गरीबों की जेब पर। मैं कविता सुनाता हूं साहब आपको कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। अगली पंक्ति पे मुहर लगाइएगा। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। नोटबंदी के 40-45 दिन तक पुरानी नोट से डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन अनाज नहीं बिका, दूध नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और सब्जी किसानों की है। उनका सामान बिकेगा लेकिन आपका नहीं बिकेगा। अगर आप इस महीन रेखा को नहीं समझ पा रहे हैं और भक्तई का चश्मा चढ़ा हुआ है तो आने वाला वक्त आपके लिए भी मुश्किल भरा होगा। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। कहते पेटीएम करो, पेट्रोल भरवाना है तो पेटीएम करो, मोबाइल से पेमेंट करो, डीजल लेना है तो मोबाइल से पेमेंट करो। आप सारे लोग मुझे बताइए, तकरीबन 5-6 साल से मैं खुद देख रहा हूं कि डीजल और पेट्रोल के बड़े बड़े पंपों पे एक स्लोगन लगा होता है कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, विस्फोट हो सकता है। अब आप बताइए, अगर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या पेमेंट नमो नमो करके ट्रांसफर हो जाएगा? मोबाइल का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा पेटीएम के लिए। अजीब जाहिलाना और अहमकाना फैसला है, लेकिन देश चुप है साहब। कि 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। आधी आबादी पति से चुरा करके, बेटे से चुरा करके, परिवार वालों से चुरा करके, जोड़ जोड़ करके कहीं 500 की नोट मिल गई, कहीं 1000 की नोट मिल गई। किस तरह से समेट के रखा था आप सारे लोगों ने, लेकिन एक झटके में डाका डाला गया। और आप ये मत समझिएगा कि वो राजनीतिक चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं, वो रिश्तों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं कभी सोचिएगा। राजनीति में जब उन्हें लगता है कि गाड़ी फंस गई है,
फैसला बैकफायर कर रहा है तो वो शख्स 97 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगाने से नहीं चूकता है। आप समझिएगा कि रिश्तों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं साहब, आप धूर्तता की इंतहा समझिएगा। इसलिए बहुत सजगता से इस लड़ाई को लड़ना है कि मालू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। 2000 की नोट लाल रंग छोड़ती है, शुरू में तो बहुत छोड़ती रही, दरअसल वो रंग नहीं था, वो जो कतारों में 125 से ज्यादा लोग मरे थे उनके लहू का असर था जो नोट में आ गया। मैं पढ़ता हूं साहब कि पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है, 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है, 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है, लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। एक अंतिम 4 मिनट की कविता के साथ मैं इस कार्यक्रम अपना सत्र समाप्त करता हूं, क्योंकि आपको लंच के लिए भी जाना है और उसके बाद हम सारे लोगों को दिलीप सिंह मंडल सर को सुनना है। एक बहुत गंभीर कविता थोड़ी देर के लिए मुझे मन दे दे तो मैं अंतिम में जिन मुद्दों को लेकर के मैं देश में लगातार मुखर रहा हूं, उस एक अंतिम कविता को आदरणीय लालू जी के सामने और खास तौर से आदरणीय राबड़ी जी के सामने मैं उस कविता को रखना चाह रहा हूं, क्योंकि आप दोनों लोग एहसास रखने वाले लोग हैं। मैं कविता सुनाता हूं जिस कविता का शीर्षक है नजीब। वो कविता बड़ी सुनी गई पूरे देश में, तो मैं अंत में सांप्रदायिकता ने कहां तक अपना असर छोड़ा है साहब, कि एक मां का बच्चा पिछले तकरीबन 7 महीने से गायब है, बेटा गायब है देश की एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से, लेकिन मीडिया भी बात करने को तैयार नहीं, और जंतर मंतर से लेकर के इंडिया गेट से लेकर के जेएनयू के एडब्लॉक तक रोती हुई इस मां के आंसुओं पे बात करने के लिए देश का कोई कायदे का शख्स तैयार नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति जो सत्ता में बैठा है वो तैयार नहीं। मैं उस मां की तरफ से कविता आपको सुनाता हूं, वो मां जो सिर्फ सबसे ये पूछ रही कि मेरा बेटा कहां है, मेरा लाल कहां है, मेरा नजीब कहां है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक मां के आंसू मीडिया को, राजनीतिक संस्थानों में बैठे हुए लोगों को क्यों नजर नहीं आ रहे। मां के आंसुओं की तो कोई जात नहीं होती ना, मां के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता ना, फिर आखिर क्यों नजर नहीं आ रहा। रमेश सोज ने कभी एक शेर कहा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मैं 3 मिनट के एक बहुत सार्थक से अंत में एक कविता आपको सुना करके विदा लेता हूं आप सबसे, उस मां की तरफ से जो अपने बेटे को तलाश रही है। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। थोड़ा सा आप सारे लोग और जुड़ेंगे तो मैं इस कविता को और बेहतर तरीके से पढ़ पाऊंगा, थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे,
वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहां कह रही है, तड़प करके ये एक मां कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, के उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। आज के सत्र की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। किससे शिकायत करूं? महोबा की जनसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय खड़े होकर कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पे उनका हक दिलाना चाहते हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस देश के युवाओं की आवाज बन करके 7RCR के बाहर खड़ा होकर के चीख चीख करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन, वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं मानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं, वरना सियासी बातें तो सियासी बातें। किससे शिकायत करूं? और कभी कभी सोचता हूं कि अपने न्यूज रूम में बैठ करके हमारे टीवी चैनलों के जो बड़े एंकर हैं, जो पत्रकारिता का चौथा स्तंभ, जो इस देश में पत्रकारिता का एक नया खांचा गढ़ रहे हैं, मैं छोटे शहर के पत्रकारों को सलाम करता हूं। छोटे छोटे शहरों में जो अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी स्कूटर पे, अपनी साइकिल पे अपनी जिंदगी जोखिम में डाल करके पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें सलाम। लेकिन अपने एसी रूम में बैठ करके पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता में बदल देने वाले लोगों पर लानत भी भेजता हूं, क्योंकि चौथे स्तंभ को उन्होंने इतना जर्जर कर दिया है कि आज पत्रकारिता के मायने बदल गए। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, क्योंकि उन्हें नाग नागिन की खबरें दिखती हैं, पत्रकारिता के नाम पर वो जादू टोने की खबरें परोसते हैं, लेकिन एक रोती हुई मां नजर नहीं आती, एक रोती हुई मां के आंसू नजर नहीं आते कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। एक शायर की कड़वाहट है, एक शायर के दिल का दर्द है। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। एक शायर बोल रहा है, एक कवि बोल रहा है, कहा जाता है कि कवि की जिह्वा पे सरस्वती होती है,
कहा जाता है कि शायर अपने वक्त का आईना होता है। इमरान बोलता है और अगर आपको लग जाए कि मेरा तेवर सच्चाई के साथ बोल रहा है, निजाम बदला, हुकूमत बदली, तो यह कहा गया कि इमरान साहब लहजा नरम कर लीजिए, फासिस्ट लोग सत्ता पे बैठे हैं, जुबान बंद कर दी जाएगी। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अशकों का सैलाब साहिब, है एक मां के अशकों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार और बहुत साधुवाद आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम के लिए। एक नई उम्मीद लेकर के, एक नया जोश लेकर के, एक नया हौसला लेकर के मैं भी जा रहा हूं यहाँ से, और आप सारे लोग भी कल समापन के बाद जाइए और जो यहाँ सुना है, जो यहाँ सीखा है, उसे खुद तक महदूद मत रखिए, उसे लोगों तक पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।